हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस से। सही है। अच्छा यार देखो, इसमें ना हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप लोगों को याद हो कि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था ना, उसकी एक स्पेशल टाइप थी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने क्वेश्चन, अब मैं आपको बताया हुआ होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पहले हम स्टैंडर्ड में करेंगे क्योंकि हमें जेड टेबल या जी टेबल यूज करना है। सही है। तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके हम फिर यूज कर रहे होंगे। सही है। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखो, आपको बेसिकली ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। आपको जेड एक्स से जेड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक्स से जेड में कन्वर्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने मीन में से मीन माइनस करना है और सिग्मा से डिवाइड करना है। सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है। मीन को माइनस करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना है, तो आपका जेड बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। भाई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि गिवन दैट नॉर्मल, आपको बताया हुआ होगा सबसे पहले कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सही है। तो गिवन दैट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 30, मीन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिग्मा इज 6। सही है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन किसी भी तरह के वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए, आपको बताया हुआ होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। और आपसे पूछा हुआ होगा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द क्या कहते एरिया। हैं, हाँ, दैट द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 24। यानी आपसे पूछा हुआ है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो लेफ्ट ऑफ 24 के, यानी 24 लेट से आपको पता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखती है। सही है। और हमारा ये बिलीव है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हर तरह की प्रोबेबिलिटी का अगर जब बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा लेंगे ना, तो वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही दिख जाएगी। सही है। अब ये बोल रहे हैं 24 एक नंबर है, लेट से 24 हमारा यहाँ पे आ रहा है x इक्वल्स टू 24, और हमें इसके पहले की यानी लेफ्ट ऑफ 24 यानी यहाँ की सारी वैल्यू निकालनी है, यानी क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x लेस देन 24 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब क्या कन्वर्ट करेंगे, हमें x दिया हुआ है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड बनाना है जिसका मीन हमारा 0 होता है और सिग्मा हमारा 1 होता है। तो क्योंकि हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। सही है। अब 24 माइनस 30 डिवाइड बाय 6, क्योंकि 30 हमारा मीन था और 6 हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन थी। जो आंसर आया वो हमारी जेड की वैल्यू आ गई। अब एक दफा जब जेड की वैल्यू आ गई, तो आप सिंपली जो भी जेड की वैल्यू आई है वो जाके आप टेबल में देखोगे। सही है। तो अगर मैं टेबल दिखाऊं तो जेड टेबल में जाके आप वैल्यू देखोगे, क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी की, और आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। अच्छा, अब बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा क्या कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अभी तो लेफ्ट पे था। सही है। जेड टेबल में जो सारी वैल्यूज होती है ना, वो लेफ्ट पे होती है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में फोकस करो, ये देखो कि जेड टेबल में सारी वैल्यूज लेफ्ट की होती है। तो अगर कोई राइट का भी बोला होगा ना, जैसे अभी बोला था टू द लेफ्ट प्रोबेबिलिटी टू द लेफ्ट ऑफ जेड 24। सही है। अगर राइट का भी बोला हुआ होता ना, तो भी हम पहले उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करते और फिर हम जेड टेबल पे जाते। अभी हमें 1 बोला हुआ था, तो 1 के आगे पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं था, तो जेड लेस देन 1 ये वाली वैल्यू 0.1587। सही है। तो आप सिंपली ये आपका आंसर हो जाएगा 0.1587 यानी 15.87%। सिंपल। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर राइट टू द राइट यानी ग्रेटर देन की बात हो कि जेड ग्रेटर देन 1 या फिर एक्स ग्रेटर देन 24, जो भी आपको दिया हुआ हो, राइट की बात की हो, ग्रेटर देन की बात की हो, बस सिंपली आपको क्या करना है, आपको उसमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, यानी लेस देन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, 1 माइनस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टोटल हमें पता है हमेशा 1 ही होती है। राइट। तो 1 माइनस 100% 1 एक ही बात है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन -1, मतलब वो लेस देन 1। सही है। अब जेड लेस देन 1 का जो भी आंसर आए वो यहाँ पे लिखो, और क्या कहते हैं आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सही है। वही। आप आ जाओ। अच्छा, इसके सारे सवालों पे अब कुछ भी नहीं है, यही करना है। पहले आपको म्यू दिया हुआ होगा, सिग्मा दिया हुआ होगा, ये बताया हुआ होगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सही है। और आपने क्या करना होगा, आपने क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। सही है। अगर ग्रेटर देन दी हुई है, तो आपको हमेशा उसको लेस देन में कन्वर्ट करना है, और फिर आप जेड टेबल को यूज करोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको ना ये भी दी हुई हो कि 180 से 220 के बीच में है। ठीक है। अब ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है कि बाद वाली चीज को प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 1.33 बाद में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड देन -1.33 यानी छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देना है, बड़ी वाली वैल्यू को 1 में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। अब इसकी सिंपली वजह ये है
कि लेट से हमारे पास हमें क्या एरिया निकालना है, दो प्रोबेबिलिटीज के बीच वाला एरिया निकालना है, सही है। लेट से ये वाले है -1.33 वाली वैल्यू, सही है, और ये है 1.33 वाली वैल्यू। अब जब हमें ना इसके बीच वाला एरिया निकालना है, इसके बीच वाला एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी है, हम उसमें से यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.33 यहाँ से यहाँ तक है, ये चीज यहाँ से यहाँ तक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.33 यहाँ से यहाँ तक है। हम सिंपली माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो बचा हुआ एरिया है ये आ रहा है, इसलिए हमने ये किया, सही है। वरना आप सिर्फ रट्टा भी लगा सकते थे, प्रोबेबिलिटी 1.33 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं -1.33, सही है, z लेस देन। अच्छा, आपको ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दी हुई है और आपको यहाँ की z लेस देन वो वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। प्रोबेबिलिटी दी हुई है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, z टेबल को यूज करना है, बस उल्टा यूज करना है। उल्टा कैसे यूज करना है कि भाई अगर आपको लेट से 25% दी हुई है, तो आप यहाँ पे ढूंढोगे कि 25% कहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे 0 0 सही है, 1 ये रहा, 25 ये रहा, 25.14, 24.83, 25.78, सबसे पहला करीब ये वाला है 25.14। तो यहाँ पे वैल्यू देख लोगे 0.67 आपकी वैल्यू आ रही है, सही है। 25.14 में 0.67 आपकी वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये आपका क्या कहते हैं z की वैल्यू है, सही है, 0.67। अब आप जब आपको z पता है, आप नॉर्मली आपको x पता होता है, आप z की वैल्यू निकालते हो। अब आपको z पता है तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपली आप क्या कहते हैं z इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, सही है। तो म्यू दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, आपने सिंपली मैनिपुलेट करके x की वैल्यू निकालनी है। बस ये याद रखना कि x की वैल्यू अगर नंबर ऑफ थिंग्स है ना, तो ऑब्वियसली आपको उसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, सही है, वरना बाकी कोई मसला नहीं है, पॉइंट्स में भी हो सकती है। अब आ जाओ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अच्छा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है ना, वो ये कहता है कि जब हम किसी भी लार्ज सैंपल में से कोई एक लार्ज सैंपल, कोई बड़ी पॉपुलेशन में से कोई एक लार्ज सैंपल लेते हैं ना, तो उसका मीन भी हमारे सैंपल मीन को फॉलो करेगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम सिर्फ ये कहता है, तो ये उसका मीन भी हमारे नॉर्मल मीन को फॉलो करेगा। हाँ, तो अब ये थी थ्योरी बिहाइंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अच्छा, डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रल लिमिट थ्योरम में, सिर्फ सैंपल की बात जहाँ पे होगी तो ये डिफरेंस है, सही है। जहाँ जहाँ सैंपल की बात हो रही होगी तो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट n, सही है। तो इसमें बस आप देख लो कि फर्क क्या रहा होगा, सैंपल की बात हो रही होगी। जैसे an electrical manufacturing firm manufactures a light bulb that have a length of light that is approximately normally distributed with mean equals to 800 hours and standard deviation 40 hours, सही है। मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ये बताया हुआ है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अभी तक सारी नॉर्मल वाली बात हो रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट बल्ब दैट हैव द लाइफ ऑफ लेस देन 775 आवर्स। देखो, अभी तक जो बात हुई हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात थी, जैसे हमने पुराने क्वेश्चन किए, बिल्कुल वैसे यही वाला क्वेश्चन भी होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 16 बल्ब्स। अब देखो, अब डिफरेंस क्या आ रहा है, रैंडम सैंपल ऑफ 16 बल्ब्स, यानी नंबर आपको बताया हुआ है कि 16 बल्ब्स आ रहे हैं, विल हैव एन एवरेज लाइफ लेस देन 775। अभी यहाँ तक की जो बात थी वो पुरानी वाली बात थी, आप z की वैल्यू निकालोगे, z टेबल पे जाओगे और उसकी वैल्यू निकाल के प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल्स की बात हुई है और 16 बल्ब दिए हुए, तो मतलब x बार की बात हो रही है, तो ये अब आपके पास x नहीं है, x बार है। x बार लेस देन 775 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, z इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट n, वैल्यूज डालोगे, आंसर आ जाएगा, z का आंसर आ जाएगा, z टेबल में जाओगे और प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, सही है। तो सिंपली अगर कंक्लूड करें तो एक ही फर्क है कि आपके पास जो, जब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आ रहे होगे, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आपको क्या दी हुई होगी, आपको सैंपल नंबर दिया हुआ होगा, सैंपल साइज दिया हुआ होगा, बस, सही है। बाकी क्वेश्चन सिमिलर तरीके से होंगे। अब आ जाओ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में हमारे पास क्या कहते हैं, ये थोड़ी सी थ्योरी है कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, टाइप्स है। और आपके पास आ रहा है विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सैंपल विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको ये दो चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले तो विद रिप्लेसमेंट में आप करोगे n की पावर n, यानी जो आपका n कैपिटल N है हमारा सैंपल साइज, सही है। क्या आपका जो पॉपुलेशन, जो आपका सैंपल आपका गिवन है वो कितना है, और जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो कितना बड़ा बनाना है, दैट इज स्मॉल n, सही है। सैंपल साइज क्या है और कॉम्बिनेशन कितने बड़ा बनाना है। तो आपने क्या करना है,
के सैंपल लिया आपने 1 1 1 2 1 3 1 4, अगर विद रिप्लेसमेंट है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको डायरेक्ट 1 1 1 2 1 पेयर्स बनाते जाने हैं, सही है। जैसे आप नॉर्मली पेयर्स बना रहे होते हो काउंटिंग टेक्निक्स में भी, वैसे फिर पेयर्स बनाते जाओगे 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9, सही है, जब तक विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। हाँ, जब विदाउट रिप्लेसमेंट है बस उसमें थोड़ा सा वो रहना है कि जैसा अगर आपके पास है 1 3 5 7 9, सही है। तो अब आपको जो अगर 2 2 के सैंपल बनाने हैं तो आप पहले करोगे 1 3 1 5 1 7 1 9, लेकिन अब आप 3 1 नहीं करोगे, पीछे नहीं जाओगे। अब क्योंकि 1 3 हो चुका है तो इसलिए 3 1 नहीं करना। अब हमें करना है 3 5 3 7 3 9, इसी तरह 5 7 5 9 7 9, उस ये हमारे पास टोटल सैंपल ऐसे बनेंगे। और यहाँ पे टोटल सैंपल हमें पता कैसे चलेगा कि इतने पॉसिबल सैंपल्स हैं, वो हम करेंगे एन से एन से, सही है। कैपिटल एन यानी सैंपल साइज क्या है सी, और कितने का कॉम्बिनेशन बनाना है, सही है। बस आप वैसे अगर दो का से कम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन बनाना है तो इतना मुश्किल नहीं है, दो से ज्यादा का बनाना है तो थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें भी बस ये है कि आप पहली 3 वैल्यू को फिक्स करो, लास्ट वाली वैल्यूज को चेंज कर दो, फिर शुरू की 2 वैल्यू को फिक्स करो, फिर क्या कहते हैं लास्ट की 2 वैल्यूज चेंज कर दो, सही है। फिर एक वैल्यू को फिक्स करके चेंज करो, फिर कोई भी फिक्स नहीं करो, सारों को चेंज कर दो, तो आपके पास कॉम्बिनेशन बच जाएंगे, सही है। तो आपने उल्टे से स्टार्ट करना है, तो ये तो ये हो गया सैंपल विद एंड विदाउट प्लेसमेंट। अब अच्छा इसमें करना क्या है, एक दफा सैंपल बना लिए तो आपने उसका मीन निकालना है, मीन निकाल के उनको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद आपको उस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो मीन आएगा ना, आपको ये प्रूफ करना होगा इस क्वेश्चन में कि जो आपका जो सैंपल से मीन आ रहा है और जो नॉर्मल मीन है, क्योंकि ये एप्लीकेशन है सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, तो जो सैंपल से मीन आ रहा है और जो नॉर्मल मीन जो आप के सैंपल से मतलब कॉम्बिनेशन सैंपल्स बनाने के बाद जो मीन आ रहा है और जो आपका असल पॉपुलेशन दी हुई थी उसका जो मीन था वो सेम होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, लेट्स से आपको कोई भी चीज दी हुई है, आपको ये पूरा सैंपल दिया हुआ है, तो ये रहा आपका पूरा सैंपल। आपने क्या किया, इसका सबसे पहले मीन निकाल लिया, या बाद में भी निकाल सकते हो, मीन निकाल लिया। अब फिर आपने कॉम्बिनेशन आपको बनाने को सैंपल बनाने को बोला था, आपने वो बनाया, उनके अलग अलग मीन निकाल के उनको प्लस किया, डिवाइड बाय एन किया, जो आपका आंसर आया और असल जो आपको पॉपुलेशन गिवन थी उसका जो आंसर आया मीन आया है, दोनों सेम होने चाहिए, सही है। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू प्रूव इस तरह के क्वेश्चन, सही है। और सीखना क्या है, थोड़ा सा सैंपल बनाने सीखनी है, वो भी विद रिप्लेसमेंट बहुत आसान है, विदाउट रिप्लेसमेंट को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आ जाओ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में देखो भाई, दो चीजें मेनली हम पढ़ रहे होते हैं, सही है। अभी तक जो हम था ना वो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी की ही थोड़ी सी एप्लीकेशन थी। अब हम असल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे आए हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स से कैसे मीनिंग निकाल सकते हैं, अब उसका आए हैं। अब इसमें दो तरह की चीजें हैं, पहला है एस्टिमेशन, दूसरा है हाइपोथेसिस, सही है। एस्टिमेशन में क्या होता है, एस्टिमेशन में दो तरह की चीजें हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन, सही है। यानी किसी भी चीज को हम कहते हैं ना कि इसको एस्टिमेट कर लो, हम एस्टिमेशन में हम मीन बेसिकली एस्टिमेट कर रहे होते हैं। अब मीन एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है पॉइंट एस्टिमेशन कि हम मीन की एग्जैक्ट वैल्यू एस्टिमेट कर लें, सही है, एग्जैक्टली हमारा मीन की वैल्यू क्या है। और एक है इंटरवल एस्टिमेशन कि हम इंटरवल दे दें कि यार हमारा मीन ना 5 से 7 के दरमियान है, सही है। या हम मैं बोल दूं कि हमारा मीन 6 होगा, सही है। हमारे पॉपुलेशन का हमें सैंपल दिया हुआ होगा, हम सैंपल के मीन से पॉपुलेशन के मीन एस्टिमेट कर रहे होंगे, तो या तो हम ये बोल रहे होंगे पॉइंट एस्टिमेशन में, हम ये बोलेंगे कि यार हमारा सैंपल मीन 6 है, तो ये हमने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से हमारा जो पॉपुलेशन मीन है वो 6 आना चाहिए। या फिर इंटरवल एस्टिमेशन में हम बोलेंगे हमने जो एस्टिमेशन की है उसके हिसाब से जो हमारा पॉपुलेशन मीन है वो हमारे हिसाब से 5 से 7 के दरमियान है, सही है। तो ये दोनों तरह डिफरेंस होता है पॉइंट एस्टिमेशन में और इंटरवल एस्टिमेशन में। अब एक एक करके हम पॉइंट एस्टिमेशन को देखते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन में हमारे पास दो तरीके हैं, हम दो तरीके से पॉइंट एस्टिमेशन कर सकते हैं। पहला है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन, दूसरा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन सबसे पहले हम सीखेंगे और फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की तरफ आएंगे, सही है। अब देखो एमएमई में करना क्या है, एमएमई में बोलूंगी मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन को, एमएमई में करना क्या है। एमएमई में सिंपल एक चीज याद रखो कि जब भी एमएमई सॉल्व करने जाओ ना, आप क्या करो, सबसे पहला काम आपको, आप क्या करो कि आप EX निकालोगे, सही है। EX क्या होगा, EX हमारा होगा एवरेज मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं हम इसको, बेसिकली EX हमारा एवरेज होता है, मीन होता है जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल रहे होते हैं, जो हमारे पास सिंपली होता है
समेशन या फिर इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट एक्स एफ एक्स। सही है। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन गिवन होगा। सही है। ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन गिवन होगा और आपको क्या करना होगा, आपसे पूछा हुआ होगा, आपको फंक्शन गिवन होगा और आपसे पूछा हुआ होगा कि यार मुझे एस्टिमेट कर दो, क्या कहते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन से एस्टिमेट कर दो इसका मीन, या पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट कर दो, ये पूछा हुआ होगा। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन पढ़ लें, सपोज 10 rats आर यूज्ड इन बायोमेडिकल स्टडी, तो ये 10 का मतलब है हमारे पास नंबर दिया हुआ है, where they are injected with the cancer cells, then given with the cancer drug that is designed to increase their survival rate। सही है। अब सर्वाइवल रेट्स का हमारा ये पूरा हमारे पास सैंपल दिया हुआ है। सही है। पॉपुलेशन के कितने हर हर क्या कहते हैं, हर महीने कितने रेट सर्वाइव करें। सही है। 14 to 17 27 ये सारा हमारे दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीनों का हमारा दिया हुआ है कि हर रेट कितने सर्वाइव करें। सही है। अब हमें क्या करना है, एस्टिमेट द पैरामीटर बीटा बाय यूजिंग द मेथड। सही है। अब हमें उन्होंने बोला है कि पैरामीटर बीटा एस्टिमेट करो एमएमई से एमएलई से। सही है। अब देखो हमें को क्या करा हुआ होगा, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फंक्शन। सही है। ये रहा हमारा फंक्शन एफ एक्स। सही है। हमें इन्होंने ये एफ एक्स दिया हुआ है और ये हमें लिमिट्स दी हुई है कि हमारे पास जीरो से बड़ा है। ऑब्वियसली जीरो से बड़ा है कि मतलब जीरो से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहा है। सही है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेड मीन निकालोगे। सही है। ई एक्स निकालने के लिए आपको एक्स आप ऐसे रखोगे, एफ एक्स का एफ एक्स की वैल्यू डालोगे। लोअर लिमिट आप हमें अभी उन्होंने बताया कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो से बड़ा है का मतलब है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। सही है। तो एक्स जीरो टू इन्फिनिटी। सही है। 1 अपॉन बीटा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा, हमने सिंपली एफ एक्स यहाँ पे डाल दिया। अब एफ एक्स डालने के बाद हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया क्योंकि 1 अपॉन बीटा एक कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाला, सिंप्लीफाई किया, इसकी इंटीग्रेशन की। सही है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने लिमिट्स लगाई। लिमिट्स आप लगाने के बाद लिमिट्स अपर लिमिट डाली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नॉर्मली यहाँ इंटीग्रेशन की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आई, वैल्यू आई, फिर हमने उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। अगर आप नोटिस करो कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेक्टेड मीन इक्वल्स टू बीटा आ गया। अगर ऐसा ना होता तो हम आगे फर्दर सॉल्व करते और बीटा को अलग करते, यानी नॉर्मली हमारा एक्सपेक्ट कभी कभार ना बीटा के साथ यहाँ पे चीजें होती है, तो हम बीटा को, क्योंकि उन्होंने बोला था फाइंड द क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ बीटा, तो हम बीटा को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो बीटा को अलग करके हम उसको ई एक्स की फॉर्म में लिख देंगे। सही है। बाकी जो हमें सैंपल था, यहाँ पे एक काम नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे एक काम ये करना है कि ये जो हमें सैंपल दिया हुआ है ना, इसका क्या करो, इसका मीन निकाल लो, प्लस करो, मीन निकाल लोगी। सही है। मीन निकालने के बाद इन सारों को प्लस करो, 14 प्लस 17 प्लस 27 सारों को प्लस करके डिवाइड बाय 10 कर दो, क्योंकि ये टोटल 10 वैल्यूज है। ये करोगी तो आपके पास मीन आ जाएगा। एक दफा जब मीन आ जाए ना, तो आपने क्या करना है, क्या कहते हैं, बीटा इक्वल्स टू जो भी चीज है ना, ई एक्स की जगह वो मीन रखना है। सही है। ताकि बीटा की पूरी वैल्यू आ जाए। 162 हाँ हाँ हाँ। तो वो वाली वैल्यू डिवाइड बाय 10 की है, डिवाइड बाय 10 तो 16.2 आएगा। 16.2, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 16.2। ये होगा फाइनलाइज आंसर। मतलब दो स्टेप्स है। आप क्या करोगे, पहला स्टेप है कि आपने करना है कि ई एक्स की वैल्यू निकाली। सही है। ई एक्स की वैल्यू निकालने के बाद बीटा को अलग किया। क्या ई एक्स की वैल्यू निकालने के बाद दूसरा स्टेप, पहले आप ई एक्स की जगह वो डाल दो, क्या कहते हैं, हमारे पास जो सैंपल मीन है ना, जिसको मैं एक्स बार बोलूंगी। सही है। सैंपल मीन के इक्वेट करा दो बीटा से, यानी सैंपल मीन डाल दो इक्वेशन में। जब आप सैंपल मीन डाल दोगे ना, आप तीसरा स्टेप समझ लो, पैरामीटर की वैल्यू आपने निकाल ली है, जो भी लाइट से बीटा पैरामीटर है, तो बीटा की पैरामीटर की वैल्यू निकालो। ई एक्स की वैल्यू निकालो। ई एक्स की वैल्यू निकालने के बाद ई एक्स की जगह जो सैंपल मीन है वो डालो, और सैंपल मीन डालने के बाद बीटा की वैल्यू निकालो। सिंपल। अभी मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ ताकि ये चीज दोबारा रीइंफोर्स हो जाए। अब देखो यहाँ पे जैसा हमें दिया हुआ है, हमें सैंपल दिया हुआ है। सही है। comes from a population, it is known as a sample consisting of values, ये comes from a population with the population density, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है।
सही है। फंक्शन में लास्ट टाइम पैरामीटर था बीटा, पैरामीटर क्या है? थीटा। थीटा। सही है। तो और उन्होंने क्या दिया हुआ है? एक्स ग्रेटर देन 1। लास्ट टाइम दिया था एक्स ग्रेटर देन 0, तो हमने लोअर लिमिट 0 रखी थी, अपर लिमिट इंफिनिटी लिखी। अब ग्रेटर देन 1 है तो लोअर लिमिट क्या रखेंगे? 1। 1 और अपर लिमिट इंफिनिटी। सही है। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो उन्होंने बोला है वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 फाइंड द एमएमई एंड एमएलई ऑफ पैरामीटर थीटा। अब सबसे पहले क्या किया आपने? एक्स बार यानी सैंपल मीन निकाल लिया। कैसे किया? सारे सैंपल मीन को प्लस करके डिवाइड बाय 6 करा, पहले सैंपल मीन निकाल लिया। ये आप बाद में भी निकाल सकते हो, पहले भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। सही है। अभी हमें सैंपल मीन को यूज नहीं करना, सबसे पहले हमें ईएक्स को यूज करना है। ईएक्स को कैसे यूज करना है? आपने ईएक्स निकाला, आपको पता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट, एक्स एंड एफएक्स। एफएक्स की जगह एफएक्स की वैल्यू, अब लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट, अपर लिमिट की जगह, क्योंकि अपर लिमिट हमें दी भी नहीं थी, इसका मतलब है इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, और आपने एफएक्स की जगह वैल्यू रखी। एक दफा एफएक्स की जगह वैल्यू रखी, आपने इसको सिंपलीफाई एक्स इन, अच्छा एक्स नहीं भूलना, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि एक्स एफएक्स को डायरेक्ट इंटीग्रल कर देते हैं, नहीं, एक्स इंटू एफएक्स है। एक्स को रख के इसको फर्दर सिंपलीफाई करोगे, थीटा एक कांस्टेंट बाहर निकाला, सिंपलीफाई किया, अपर और लोअर लिमिट्स डाली, इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा, जो आंसर आया ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। सही है। अब फाइनल आंसर के बाद हमारे पास दो तरीके हैं, या तो देखो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। सही है। तो या तो आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू डाल के फिर थीटा की वैल्यू निकाल लो, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसमें ये होगा कि आप जो भी यहाँ पे लेट से हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ रही थी 12.45, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 12.45 डालो। सही है। फिर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली थीटा माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू थीटा। राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12.45 थीटा माइनस 12.45 इक्वल्स टू थीटा। राइट। अब ये चीज यहाँ पे लेके आओगे तो ये हो जाएगा 11.45 थीटा। सही है। हम थीटा को 1 थीटा को इधर लेके आए। सही है। 11.45 थीटा माइनस 12.45। अच्छा रेता, इसमें ना डायरेक्ट बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज हो रहा है, तो एक दफा उसको भी दिखाना करके। ऊपर। इक्वल्स टू 0। अच्छा एक मिनट मैं करके दिखाती हूँ। इक्वल्स टू 0। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। सही है। 12.45 इधर गया, पॉजिटिव हो गया, डिवाइड बाय 12.45 डिवाइड बाय 11.45। सही है। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ तक ये बात समझ में आई? सही। हम्म। अब यहाँ पे तुम कह रही हो बाय पार्ट चूज हो रहा है, तो मैं करके दिखा दूँ। इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए हो रहा होगा। हाँ। नहीं नहीं, बाय पार्ट्स नहीं हो रहा, ये देखो। ये ऊपर वाले में हो रहा था, पहले वाले क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। हाँ, एक्स इंटू माइनस एक्स और बीटा था ना। हाँ, तो देखो बाय पार्ट्स में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि क्या कहते हैं, लिएट वाला चीज यूज हो रही होती है, ये याद है? हम यू लिएट से चूज कर रहे होते हैं। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला सबसे पहले अपने ध्यान में रखो कि हम जब यू डॉट वी हमारा हो रहा होता है, सही है, तो हम क्या करते हैं, यू ऐसे ही और इंटीग्रल ऑफ वी माइनस बड़ा इंटीग्रल यू डैश इंटीग्रल ऑफ वी। सही है। इसको याद रखो, ये है बाय पार्ट। ठीक है। सही है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट हो रही है सारी चीजें। सही है। और ये एक्स के फंक्शन। अब आ जाओ, हमें u और v सेलेक्ट करना है। अच्छा, u सेलेक्ट करने के लिए हम लिएट यूज करते हैं। लिएट का मतलब है कि सबसे पहले लगॉट क्या कहते हैं लॉग, फिर उसके बाद क्या कहते हैं इनवर्स, अलगॉरिथम, वो क्या कहते हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले ये लॉगरिथम नहीं है इन दोनों में से कोई भी। सही है। लॉग नहीं है, इनवर्स नहीं है इन दोनों में से कोई भी, अलजेब्रिक नहीं है, अलजेब्रिक है, एक्स हमारा अलजेब्रिक है, तो हमारा यू सेलेक्ट हो गया। सही है। तो मतलब हमारा यू हो गया एक्स। सही है। जब हमारा यू हो गया हमारा एक्स, तो यू डैश क्या होगा, यू हो गया एक्स और यू डैश क्या होगा 1। राइट, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। 1। सही है।
ई अगर हमारा है क्या कहते हैं ई की पावर माइनस क्या कहते हैं एक्स डिवाइड बाय बी, तो बी का इंटीग्रल क्या होगा माइनस क्या कहते हैं नॉर्मली डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रल में डिवाइड में आ जाता है, सही है। तो ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय बीटा, सही है। और जो चीज़ है वो डिवाइड में डाल दो, सही है। जो चीज़ पावर में है वो डिवाइड में डाल दो, यानी एक्स का जो डेरिवेटिव है वो डिवाइड में डाल दो। माइनस एक्स अपॉन बीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन अपॉन बीटा, राइट, सही है। तो जो भी पावर में एक्स्ट्रा है ना, एक्स के अलावा जो भी चीज़ है वो डिवाइड में डाल दो। ये बात समझ में सही आती से। है। डिवाइड में डाल दिया। अब आपको क्या करना है, जो जो ये वैल्यू आ गई ना, अब आप इस फॉर्मूले में डाल दो। u हमारा वही रहा, सही है। u हमारा x ही रहा, सही है। बाकी जो इंटीग्रल ऑफ v था वो ये हो गया, तो ये पूरी चीज इंटीग्रल ऑफ v है। ठीक है। माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश हमारा वन था, और ये पूरी चीज v है, इंटीग्रल ऑफ v, ठीक है। अब ठीक हमें है। इसका इंटीग्रल करना है, सही है। और इस पे लिमिट्स लगी हुई है, इसका इंटीग्रल करना है दोबारा, और इस पे लिमिट लगी हुई है। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो वन अपॉन जो बीटा स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, सही है। और ई एक्स की ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा का इंटीग्रल दोबारा यही वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। सही है। तो बीटा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा डिवाइड बाय बीटा, सही है। अब बीटा से एक बीटा कैंसिल, तो यहाँ पे एक बीटा बचा, सही है। तो ये बन गया बीटा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा। यहाँ पे समझ में आया। अब बस फिर इस पे और इस पे हमने क्या लगा दिया, लिमिट्स लगा दी, जीरो से इन्फिनिटी। यहाँ पे मैं एक्स की जगह जीरो क्या कहते हैं इन्फिनिटी डालूंगी, माइनस अच्छा ये याद रखना कि ई की पावर ये है ई की पावर माइनस एक्स, सही है। ई की पावर माइनस एक्स का मतलब है वन अपॉन ई की पावर एक्स, राइट। अब मैं जब इसमें इन्फिनिटी डालूंगी तो ये हो जाएगा वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, सही है। ई की पावर इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, सही है। सही है। तो ये इसीलिए ये वाली जो चीज है वो जीरो है, सही है। वन ठीक। अपॉन बीटा तो कांस्टेंट था, जीरो जो भी चीज होंगी पूरी चीज जीरो हो जाएगी, तो ये चीज पूरी जीरो हो गई, और यहाँ पे भी यही चीज होगी, ठीक है। सही है। तो जीरो माइनस वन, अच्छा ई की पावर जीरो इज वन, तो इसलिए यहाँ पे वन बच रहा है। खैर बहरहाल ये सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ के बाद सिंप्लीफिकेशन है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वन अपॉन ई की पावर एक्स में अगर इंफिनिटी डालोगी तो जीरो आंसर आएगा, सही है। ठीक है। अच्छा, तो एमएमई में हम क्या कर रहे थे, अगर इसको कंक्लूड करें कि एमएमई में ईएक्स निकाल रहे थे, ईएक्स निकालने के बाद आप सैंपल मीन निकाल रहे थे, और सैंपल मीन को ईएक्स की जगह डाल रहे थे। ईएक्स सही निकालो, है। सबसे पहला ईएक्स निकालो, सही है। ईएक्स कैसे निकलता है, इंटीग्रल ऑफ वो। फिर ईएक्स निकालने के बाद सैंपल मीन निकालो, या सैंपल मीन पहले भी निकाल सकते हो, डजंट मैटर। और ईएक्स सैंपल मीन को ईएक्स की जगह डाल के आप पैरामीटर की वैल्यू निकाल लो, सही सही है। है। सिंप्लीफाई करके पैरामीटर की वैल्यू निकाल लो। अब आ जाओ, ये सारे एमएलई के क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही हो रहे हैं, सही है। अब आ जाओ एमएमई की तरफ। हाँ, ये सारे एमएमई के क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं। अब आ जाओ एमएलई की तरफ। एमएलई में क्या हो रहा है ये देखो। सबसे पहली चीज लॉग अप्लाई करो, दूसरी चीज समेशन अप्लाई करो, तीसरी चीज पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करो, सही है। सही है। पहली चीज ln अप्लाई करो, दूसरी चीज समेशन अप्लाई करो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समेशन सिर्फ एक्स पे लगेगा, मतलब एक्स ठीक के है। साथ जो भी चीज होगी फंक्शन होगा एक्स के फंक्शन पे लगेगा। और जो ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 9.23 9.22 कहते हैं इसका क्वेश्चन।
ये रहा 9.23। ये वाले क्वेश्चन को अगर हमें एमएलई से करते हैं, सही है, तो ये वाले क्वेश्चन एमएलई से क्या होगा, इट अब हमारे पास ये दिया हुआ है, सही है, तो हमने हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, सही है, थीटा अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर थीटा प्लस 1, सही है। जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ना, हमने क्या करना है, उसको उस पर लॉग लगाया। हमारे पास क्या कहते हैं, ये 2 है, ये 2 ये फंक्शन दिया हुआ है, सही है, इस पे लॉग लगाया, एफ एक्स इक्वल्स टू थीटा अपॉन एक्स की पावर थीटा प्लस 1, लॉग लगाया तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एल एन थीटा, और माइनस हमें पता है कि लॉग जब भी डिवाइड में लगता है, मतलब बेसिकली ये हुआ कि एल एन दोनों जगह एल एन लगा, तो एल एन एफ एक्स और एल एन थीटा डिवाइड बाय थीटा प्लस 1, ठीक है, एल एन इसके साथ आ गया। अब क्योंकि ये डिवाइड में था इसलिए माइनस में चला गया, सही है। और जो भी हमें पता है कि जो भी पावर लॉग की यहाँ पे पावर आती है उसको हम नीचे उतार सकते हैं, सही है, तो इसलिए थीटा प्लस 1 ये नीचे उतर गया। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, सही है, अगर तो ये मल्टीप्लाई में हो सिंपली, तो हाँ, मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाता। अगर जैसे ये होता थीटा इंटू एक्स थीटा प्लस 1, तो ये प्लस हो जाता। प्लस होने के बाद क्या होता कि हमारे पास प्लस होने के बाद जो क्या कहते हैं, दोबारा पावर नीचे चल जाती है, सही है, और ठीक है, सिंपली प्लस हो जाता। अगर डिवाइड में है तो माइनस, मल्टीप्लाई में है तो प्लस, कोई पावर है तो वो नीचे उतर जाएगी। 3 लॉग के रूल्स है, बस ये याद रखो, ठीक है। सही है। फिर लगाएंगे समेशन। अच्छा, अब समेशन लगाने के लिए बस ये ध्यान रखना है कि जैसे एल एन एफ एक्स आई है, अब एक्स एक्स यहाँ पे अलग नहीं हो सकता, एफ एक्स एल एन से अलग नहीं हो सकता, तो एल एन एफ एक्स पूरे पे समेशन लगेगा, सही है। लेकिन ठीक है। एल एन थीटा है, अब एल एन थीटा समीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, एल एन थीटा कांस्टेंट हुआ, हम्म। राइट। किसी भी कांस्टेंट के साथ जब समीशन लगता है तो क्या हो जाता है, एन ए, राइट, ठीक है। सही है। तो इसलिए यहाँ पे एन एल एन ए हो, एल एन थीटा हो गया, क्योंकि एल एन थीटा कांस्टेंट था और इसके साथ एन आ गया, हम्म। माइनस, अब थीटा प्लस 1 एक नंबर कोफिशिएंट था, सही है, तो अलग हो हम्म। गया क्योंकि थीटा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्या कहते हैं, समेशन एन एन एक्स आई, समेशन एन एन एक्स आई, अब एल एन अलग नहीं हो सकता एक्स आई से, क्योंकि एल एन एक्स आई ये पूरी एक चीज है, तो इसलिए समेशन एल एन एक्स आई पे लग गया। यहाँ तक बात सही समझ है। में आई? हम्म। सही है। अब क्या करोगी, अब लगा दो पार्शियल डेरिवेटिव। अब जब पार्शियल डेरिवेटिव लगाओगी तो ये था नंबर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लगाना, सही है, तो ये था एन एल एन थीटा, एन एक नंबर था, सही है, एल एन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लोगी तो 1 अपॉन थीटा, हम्म। सही है। अब थीटा प्लस 1 यहाँ पे समेशन एन एल एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो समेशन एन एल एक्स अब नंबर हो गया, और थीटा प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, सही। सही है, तो 1 प्लस 0 इज 1, सही है, तो माइनस समेशन एन एल एक्स एन अपॉन थीटा इक्वल्स टू माइनस समेशन एन एन एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ। माइनस समेशन एन एन एक्स। अब याद रखो कि जब भी हमारे पास आ जाए ना ये, तो हमारे पास जो भी ये यहाँ इसकी जगह, यानी ये हमें पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल एन एफ एक्स, हमेशा ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल एन एफ एक्स ही आएगा, सही है, समेशन एल एन एफ एक्स ही आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ समेशन एल एन एफ एक्स ये हमेशा हर क्वेश्चन में आएगा। क्यों? सही क्योंकि है। ये वाली साइड तो चेंज होगी नहीं, तो हम्म। इसकी जगह में जीरो रखना है, सही है, क्योंकि ये हम क्या कहते हैं, ये कैलकुलेशन है या फंक्शन है, समझ लो, कह लो कि ये जीरो के बराबर होता है, ये पूरी चीज जीरो के बराबर होती है, इसको हम जीरो रखेंगे तो क्या कहते हैं, एन थीटा ये चीज इक्वल टू किस साइड पे आ जाएगी, और सही। प्लस हो जाएगी, सही है। और हम सिंपली थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे एम एल एम एम में दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू निकालना है, तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, सही है। बस अब यहाँ पे ध्यान करो कि हमने लास्ट में क्या किया है, क्योंकि हमें समेशन एल एन एक्स कहा हुआ था, सही है, तो हम्म। एक्स हमारे पास जितने भी सैंपल थे हमने एल एन उनको निकाल के प्लस कर दिया, क्योंकि समेशन एल एन एक्स है। अगर यहाँ पे समेशन एक्स होता तो जितने भी सैंपल थे उनको प्लस कर देते, समेशन एक्स और एन हमारे पास 6 था, क्योंकि टोटल 6 नंबर्स थे सैंपल में। हम्म। ये बात समझ में आई? तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, सही। सही। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सेम वैल्यूज आ सकती हैं एमएलई से एमएमई से, लेकिन जरूरी नहीं, सही। सही है। तो ये हमारा हो गया एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन, सही है, एमएलई और एमएमई। सही है।
एमएमई में EX वैल्यू निकालो, सैंपल से क्या कहते हैं सैंपल मीन निकालो, सैंपल मीन को EX जगह लिखो और पैरामीटर की वैल्यू निकालो। एमएमई में पहले LN लगाओ, LN के बाद समेशन लगाओ विद रिस्पेक्ट टू x और फिर पार्शियल डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है। सही है। अब आ जाओ इंटरवल एस्टिमेशन पे। अब हमें याद है ये वाली चीज हम कहाँ पढ़ के आए हैं? सेंट्रल लिमिट में। सेंट्रल में। सही है। अभी सेंट्रल में ये चीज पढ़ के आए हैं। ये चीज कब दी हुई होती थी? जब हमें हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सैंपल की बात हो रही हो या सैंपल साइज दिया हुआ, राइट? सही। सही है। तो अच्छा, अब ना इसमें तो ये वाले z कैसे बनाना है ये याद होना चाहिए पहला। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्या मतलब है। कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी हमें कितना कॉन्फिडेंस है, सही है, कि हम नॉर्मली इंटरवल दे देते हैं कि जो मीन है हमें लेट से 95% कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो मीन है वो इस वैल्यूज के दरमियान होगा, या जो भी चीज हम फाइंड कर रहे हैं वो इन इन वैल्यूज के दरमियान होगी। दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। सही है। तो वो इंटरवल जिसपे हमें कॉन्फिडेंस है 95%, 98%, वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। सबसे पहली बात। दूसरा, ये जो थीटा होता है, ये जो अल्फा है ना, ये हमारे पास बताएगा कि हमें कितना कॉन्फिडेंस है। जैसे अगर 95% कॉन्फिडेंस है, 85% कॉन्फिडेंस का इंटरवल चाहिए हमें, 75%, जितना भी कॉन्फिडेंस इन्होंने बोला होगा ना उसके हिसाब से हम वैल्यू निकाल रहे होंगे। सही है। तो अल्फा इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस भी इसको बोलते हैं। 1 माइनस अल्फा वो वैल्यू है, 1 माइनस अल्फा इज वो वाली वैल्यू, एक्सेप्टेड वैल्यू। सही है। सही है। अब आ जाओ z अल्फा अपॉन 2, मतलब हम लोग नॉर्मली आप ये देखो कि अगर लेट से ये वाली अगर हम बीच की वैल्यूज दे रहे हैं तो हम यहाँ से भी वैल्यू हटा रहे होंगे, यहाँ से भी वैल्यू उठा रहे होंगे। सही है। और इन सबको साइडों की वैल्यू को मिला के हमारा अल्फा बन रहा होता है। सही है। ये बात समझ में आई? तो अल्फा याद रखो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। एक दफा दोबारा समझाना दे देंगे। हमारे पास हम ना साइडों की वैल्यूज को हटा रहे होते हैं। सही है। तो साइडों की जो भी वैल्यू हम उतारे होते हैं ना उसका सम इज अल्फा बेसिकली। अच्छा, सम अल्फा ही रहेगा। हाँ हाँ। तो साइडों की ये वाली वैल्यू अल्फा अपॉन 2, ये वाली वैल्यू अल्फा अपॉन 2, और बीच की वैल्यू 1 माइनस अल्फा। सही है। सही। अब आ जाओ कि हम इसको यूज क्या कर रहे होंगे। अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ डायग्राम समझाई है और मैंने ये बताया कि क्या बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। सही है। सही। अब आ जाओ असल में हम इसको करते कैसे। बेसिकली हमें क्या क्या हुआ होगा, हमें सबसे पहले तो सैंपल साइज दिया हुआ होगा। सही है। सैंपल साइज दिया हुआ होगा, सैंपल मीन दिया हुआ होगा। ओके। सैंपल साइज, सैंपल मीन, और हमें क्या बताया हुआ होगा, हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सही है। यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें निकालना होगा। क्या कहते हैं 95% जैसे उन्होंने हमें दिया हुआ है। सही है। हम 95% या 99% उन्होंने हमें दिया हुआ है और इस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। सही है। किस चीज का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है? म्यू का, जो कि पॉपुलेशन मीन। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन मीन निकाल रहे हैं। सही है। कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी हमने हमने बोला था ना कि इंटरवल एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, हम ये बता रहे होते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में मीन आ सकता है, अगर याद हो। सही है। तो हमें 95%, इसका मतलब है हमें 95% ये वो वैल्यू दो जिसके बीच में मीन आ सकता है, और हमें 95% कॉन्फिडेंस हो कि उसी के बीच में मीन आएगा। या वो वैल्यू दो जिसके बीच में मीन आ सकता है और हमें 99% कॉन्फिडेंस हो कि इसी के बीच में मीन आएगा पॉपुलेशन का। सही से। सही है। तो अब हमारे पास 1 माइनस अल्फा, जो भी हमें कॉन्फिडेंस दिया हुआ है वो 1 माइनस अल्फा है। सही है। तो बची हुई अल्फा जो हमारे पास मिस्टेक 0.05 हो सकती है। सही है। जो एक्सेप्टेड वैल्यू है दैट इज 1 माइनस अल्फा, और जो बची हुई वैल्यू है दैट इज अल्फा। सही है। यानी इतनी गलती हो सकती है, इतना, ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इतनी गलती पॉसिबल है। कॉन्फिडेंस इतना चाहिए तो ऑब्वियसली इतनी गलती पॉसिबल है, इतनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इतनी गलती हो सकती है, राइट? इतनी छूट है हमें। फिर अल्फा अपॉन 2 इज 0.025।
अच्छा रिदा, अगर हम 1 उधर लेके जाएंगे तो माइनस में वैल्यू आ रही है। हाँ, हम 1 को उधर नहीं लेके जा रहे। माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस 0.05, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक ही बात है। अच्छा। अगर हम 1 इधर लेके जा रहे हैं तो अल्फा नेगेटिव है ना। हम्म। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई तो माइनस है। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। सही है, तो हमारे पास इन द एंड पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है। अब अल्फा बाई 2 करके जेड अल्फा बाई 2 की हम वैल्यू निकालेंगे। और हमारा ये कहना है कि जो फॉर्मूला ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो ये है कि हमारे पास जो मीन है, सही है, सैंपल मीन जो आ रहा है उसमें प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 थीटा अंडर रूट अपॉन एन, अंडर रूट एन क्या है, एक्स यानी सैंपल मीन जो भी हमें दिया हुआ है। सही है, ये है हमारे पास क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। सही है, अंडर रूट एन सैंपल साइज। सही, और z अल्फा बाई 2 हम निकाल रहे होंगे। हमें अल्फा दिया हुआ होगा तो हम 1 माइनस अल्फा दिया हुआ होगा तो z अल्फा बाई 2 हम निकाल रहे होंगे। तो पूरा काम करना क्या है, हमें क्या दिया हुआ होगा, हमें सैंपल दिया हुआ होगा ऑब्वियसली सबसे पहली चीज। फिर सैंपल, जब से हमें सैंपल दिया हुआ होगा तो हम सैंपल मीन भी निकाल सकते हैं और हम साइज भी निकाल सकते हैं, राइट। दूसरा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई होगी। पहली चीज सैंपल दिया हुआ होगा, दूसरी चीज स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई होगी, तीसरी चीज हमें ये कॉन्फिडेंस बताया हुआ होगा कि मतलब कितनी परसेंटेज हमें हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। सही है, तो हमें बेसिकली 1 माइनस अल्फा दिया हुआ होगा। सही है, 1 माइनस अल्फा दिया हुआ होगा तो हम अल्फा बाई 2 निकाल के जेड अल्फा बाई 2 निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। सैंपल सही। मीन, सैंपल दिया हुआ होगा तो मीन भी निकाल सकते हैं और क्या कहते हैं सैंपल साइज भी निकाल सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दी हुई होगी और हम L1 माइनस अल्फा से अल्फा बाई 2 निकाले, हमारा 1 माइनस अल्फा दिया हुआ होगा उससे अल्फा बाई 2 निकाले। अब एक दफा अल्फा बाई 2 आ गया, इसका मतलब है z 0.025 की वैल्यू निकालनी। अब वही हमें z टेबल यूज करना आता है तो हमें z की वैल्यू निकालनी है। ये समझो हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है और z की वैल्यू निकालनी है। ये काम हम पहले कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी से z की वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी से z की वैल्यू हम z टेबल देख के निकाल रहे होते हैं, राइट। अगर हम z टेबल देखें 0.025 का z टेबल ये रहा 0.02514। सही है, सबसे करीब यही वाली वैल्यू है तो इसके पास माइनस 0.67। सही है, माइनस 0.67, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, नहीं 0.025, 0.0, मैंने 0.25 देख लिया, 0.025 टू 0.000102, ये रहा 02560, ये रहा माइनस 1.96, माइनस 1.96। सही है, तो हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी दी हुई है, अल्फा इज प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी से हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। करेक्ट। अच्छा, नेगेटिव में था ना। हाँ, माइनस 1.96। अच्छा, नेगेटिव का मतलब ये है कि हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं। हम वैसे नॉर्मली पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं लेकिन हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं। इसका मतलब है छोटी से लेके बड़ी वाली वैल्यू। सही है, तो नेगेटिव में भी हो तो सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख के या नेगेटिव लगा भी देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू है। सही है, तो और हम प्लस माइनस कर देंगे 2.6 में से। सही है, तो जो छोटी वैल्यू है वहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी 2.5 से स्टार्ट हो रहा है और बड़ी वैल्यू है वहां पे एंड हो रहा है। करेक्ट। अब हमारे हाँ, तो पास ये क्या हुआ कि हमें, 0.3 हाँ, है। क्या चीज, ये 0.3/6। ये वो है ना, क्या कहते हैं, हमने ये करा था ना कि हम एल क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारा फॉर्मूला क्या था, सैंपल मीन प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 जो हमने अभी नहीं, तो निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन 1.96 अपॉन, इनटू ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। सही है, तो ये हमारा क्या कहते हैं सैंपल साइज अंडर रूट 6 होगा यहाँ पर। नहीं ना, √36 था तो उसका जो हम अच्छा देख। हाँ, सही है, सही है, अंडर रूट 36 का मतलब है 6। ठीक है, तो सैंपल साइज जो भी होगा हमारा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। सही। बात समझ में आई। तो मतलब हमें सिर्फ सैंपल इंटरवल में एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज हमें क्या कहते हैं, हमें L1 माइनस अल्फा से
हमें z की वैल्यू z अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, सही है। बाकी हमें सिर्फ इस फॉर्मूला में डालना है, कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। फिर दूसरी टाइप का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला क्वेश्चन है वो है क्या आपने नंबर ऑफ आपने सैंपल साइज एस्टिमेट करना है कि कितना सैंपल साइज होना चाहिए, सही है। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लार्ज सैंपल इज रिक्वायर्ड, हाउ लार्ज सैंपल इज रिक्वायर्ड, कितना बड़ा सैंपल चाहिए। इफ वी वांट 95% ऑफ कॉन्फिडेंट एट आवर एस्टिमेट, 95% ऑफ कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फा दिया हुआ है, सही है। 1 माइनस अल्फा दिया हुआ है तो ऑब्वियसली अल्फा बाई 2 आ जाएगा, जेड अल्फा बाई 2 आ जाएगा, सही है। जेड अल्फा बाई 2 आ जाएगा, एन हमें फाइंड आउट करना है, सही। इज ऑफ बाय लेस देन 0.05%। जो हमारा एस्टिमेट ऑफ वो है, क्या कहते हैं, मीन, एस्टिमेट ऑफ मीन है, वो हो ऑफ बाय लेस देन 0.05%। अच्छा, अब ये 0.05 क्या है? हाँ, ये हमारा एरर है, क्योंकि हम वो बोल रहे हैं कि मतलब 0.05 से कम ऑफ हो, आगे पीछे हो, सही है। सिर्फ 0.05 का एरर आए, उससे ज्यादा एरर ना आए, तो हमें एरर दिया हुआ है, सही है। तो हमें सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले में डालना है। क्या है फॉर्मूला, क्या है, जेड अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर, सही है, और एरर का स्क्वायर डिवाइड बाय एरर का स्क्वायर। अगर सिंपलीफाई जब एरर एरर कर लो। गिवन होगा तो ये वाला हम मेथड यूज करेंगे। हाँ, अगर एरर निकालना हो और एन दिया हुआ हो, सही है, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट एन और ऊपर वाली चीजें क्या कहते हैं, जेड अल्फा बाई 2 का स्क्वायर और सिग्मा का स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, बस एरर भी निकाल सकती हो इससे, एन भी निकाल सकती हो, फिर वही सिग्मा भी निकाल सकती हो अगर एरर एन और जेड अल्फा बाई 2 दिया हुआ, जेड अल्फा मतलब लेवल ऑफ सिग्मा 1 माइनस अल्फा दिया हुआ। बात समझ में आ रही है? सही तो से। यहाँ पे दो फॉर्मूला है, पहला ये ये दूसरा फॉर्मूला है, पहला ये फॉर्मूला था, सही है। फॉर्मूला ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू निकालने का, सही है। तो हमारे हाँ, पास एस्टिमेशन पूरा हो गया, सही है। एस्टिमेशन में बस यही था, ठीक है। सही है। अब आ जाओ हाइपोथेसिस पे। अब हमें पता है हाइपोथेसिस होता क्या है, स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट, पॉपुलेशन के बारे में कोई भी स्टेटमेंट हाइपोथेसिस कराती है, सही है। हाइपोथेसिस में एवरेज होता है, वेरिएंस होता है, उसका प्रोपोर्शन होता है, वगैरह वगैरह, बहुत बड़ा टॉपिक है हाइपोथेसिस। अभी हमने हाइपोथेसिस में क्या किया है, हाइपोथेसिस में हमने सबसे पहले क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना सीखा है, सही है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने सीखी है, वो भी फॉर 1 मीन की, करेक्ट। हमने क्या सीखा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर 1 मीन। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला हुआ है, ये पुरानी वाली चीज है, सही है। आ जाओ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर 1 मीन, यानी एक म्यू के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पूरा तरीका है ये। तरीका पहले देख लो, फिर मैं तरीके को देख के क्वेश्चन समझा दूंगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये डिफाइन करना है कि नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, क्वेश्चन में गिवन होगा, सही है। तो उसके हिसाब से आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन कर दोगे। फिर जब आप नल और हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव डिफाइन कर दोगे, जैसे हमारा जो क्वेश्चन है, किसमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नहीं गिवन, अच्छा मैं दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन है या तुमने भेजा होता शायद, आई थिंक। नहीं, उसमें भी नहीं था हाइपोथेसिस का, सर ने ग्रुप पे भेजा होगा। नहीं, इसमें नंबर लिखा हुआ है ना, बुक से होगा 10.20। हाँ 10.20, तो 10.20 का क्वेश्चन सर ने यहाँ पे भेजा होगा। नहीं, ये सारे 9 है। लेट्स सी, प्रोबेब नहीं, स्टैटिस्टिकल, ये भी 9 है।
निता भेज दिया है, तुम देख लो। अच्छा थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट इंटरवल। हाँ ये रहा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 64 बैग्स, सही है। तो हमें क्या बताया हुआ है, रैंडम सैंपल ऑफ 64 बैग्स, तो हमें एन बताया हुआ है, सही है। एन क्या है हमारा, 64 बैग्स है ऑफ वाइट चेडर पॉपकॉर्न वेटेड ऑन एवरेज ऑफ 5.23 आउंसेस। आपको एवरेज बताया हुआ है, सैंपल की बात हो रही है और सैंपल का साइज। अब ऑब्वियसली सैंपल की बात करते करते एवरेज बताया हुआ है, तो ये क्या है, सैंपल का एवरेज 5.23 सैंपल का एवरेज, सही है। तो पहली चीज हमारे पास सैंपल का साइज बताया हुआ है, सैंपल का साइज दैट इज क्या कहते हैं 64, सही है। फिर सैंपल का एवरेज, सैंपल मीन बताया हुआ है, सैंपल एवरेज बताया हुआ है 5.23। फिर क्या बताया हुआ है, हमारे पास बताया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन 0.24। टेस्ट द हाइपोथेसिस, हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करना है, राइट। तो टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट म्यू इक्वल्स टू 5.5 आउंसेस। तो हमें ये था, हमारे पास क्या था, सैंपल मीन, और ये क्या है, पॉपुलेशन मीन। हमें क्या कहते हैं, पहला हाइपोथेसिस हमें टेस्ट करना है, यानी एच नॉट, हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है कि म्यू इक्वल्स टू 5.5 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि म्यू लेस देन 5.5, सही, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दी हुई है। अच्छा अब याद रखो, हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिया हुआ, 1 माइनस अल्फा नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट अल्फा दिया हुआ है, सही है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा को कहते हैं, तो डायरेक्ट अल्फा दिया हुआ है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके पहले चीजें लिख लेंगे। क्या 64 दिया हुआ था, सैंपल मीन दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई थी। हमें ये टेस्ट क्या करना है, म्यू इक्वल्स टू 5.5, म्यू लेस देन 5.5, और अल्फा क्या है 0.5। सारी चीजें पहले डेटा बना लूंगी, सही है। अब एक एक करके उस पे आओ, डेटा बनाओगी, डेटा बना के स्टेप्स पे आओगी। सबसे पहले नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करोगी। हमें पता चल गया कि इसके लिए अल्टरनेटिव बोला हुआ था, ऑब्वियसली ये नल हुआ, सही है। तो एच नॉट हो गया 5 म्यू इक्वल्स टू 5.5, और एच वन हो गया क्या कहते हैं म्यू लेस देन 5.5, सही है। जब आप ये चीज आ जाए, अब आप सेकंड चीज क्या करोगी, आप सेकंड चीज आप करोगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है वो डिफाइन करोगे, आपने डेटा में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया। थर्ड चीज क्या डिफाइन करनी है कि भाई आपको क्या कहते हैं जेड निकालना है, सही है। अब जेड निकालने के लिए तीन तीन तरीके हैं आपके पास। जब आपके पास क्या कहते हैं म्यू जो सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो आपके पास पता ना हो, अभी तो हमें पता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, पता ये नोन होगा, कोई इनमें से तीनों में अननोन लिखा हुआ है। आई थिंक ये z इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू, z इक्वल्स टू एक्स बार म्यू सिग्मा। हाँ यहाँ पे नोन है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा यूज हो रहा है ना, तो ये अननोन नहीं है, ये नोन है, सही है, इसका ध्यान रखना। व्हेन सिग्मा नोन, सही है, जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो हम सिंपली ये वाला यूज करेंगे। जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता हो और सैंपल का साइज छोटा हो 30 से या बराबर हो, तो हम ये यूज करेंगे, बड़ा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सही है। अभी हमारे पास, क्योंकि हमें बस इसमें अंदाजा ही लगाना है कि हम इन तीनों में से क्या यूज करें, केस 1, केस 2, केस 3। ये नॉर्मली दिया हुआ होगा, इसको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा, ये हमें अंदाजा लगाना होगा, वो भी सिग्मा के होने ना होने से पता चल जाएगा, सही है। सिग्मा के होने ना होने से या सैंपल साइज से पता चल जाएगा, गॉट इट। अच्छा सिग्मा और एस में क्या फर्क है, सिग्मा का मतलब है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या कहते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन, लेट मी रिपीट दैट, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, हाँ ये देखो, ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, सही है। क्यों, जब एस का मतलब है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा का मतलब है कि क्या कहते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, सही है। जब हमारे पास सैंपल की बात नहीं हो रही होगी और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ होगा तो वो पॉपुलेशन का होगा, और जब हमारे पास सैंपल की बात हो रही होगी तो ये एस हमारे पास सैंपल वाला है, सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, पॉपुलेशन का नहीं, सैंपल का दिया हुआ है, तो हमें सैंपल का दिया हुआ है, तो हम केस 2 यूज कर रहे हैं,
ये बात समझ में आई? बस तुम्हें ये पहचानना है कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सैंपल का है या पॉपुलेशन का है। सही है। सैंपल की बात करते करते स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। सही, सैंपल की बात हो रही थी, हमारे पास सैंपल साइज आया, फिर सैंपल एवरेज आया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, तो वो सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन था, इसलिए हमने एस यूज किया। सही है। और इसीलिए यहाँ पे केस 2 से फॉर्मूला सॉल्व किया। अब एक दफा हमारे पास वैल्यू आ गई जेड की, अब हमें क्या करना है, स्टेप 4 पे जाना है। पहला स्टेप क्या था, आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन किया। दूसरा स्टेप क्या था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन किया। तीसरा स्टेप आपने देखा कि अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ है तो आप पहला केस यूज करोगे, नहीं दिया हुआ तो आप दूसरा या तीसरा केस यूज करोगे। सही है। अभी हमारे पास सैंपल साइज है 64, तो हम कौन सा केस यूज करेंगे? केस 3, ये है ना, केस 2। केस 2। क्यों? क्योंकि सैंपल जो n है वो बड़ा है, 64 इज बड़ा देन 30। सही है। जब देखो बड़ा या बराबर होता तो क्वेश्चन में सैंपल, बताओ कि इससे जैसे सैंपल तुम कह रही हो, डेविएशन कह रही हो, स्टैंडर्ड हाँ डेविएशन, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी है एन की है? हाँ, जब हमारे पास सैंपल, अभी देखो ये क्या हो रहा है, अ सैंपल रैंडम सैंपल ऑफ 64 साइज सैंपल की बात हो रही है। 64 बैग्स ऑफ वाइट शेडर पॉपकॉर्न वेटेड ऑन एवरेज, सैंपल की बात करते करते एवरेज आया। सही है। विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.24। अभी सैंपल की बात हो रही है तो हमने एवरेज की भी बात की, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात की, सैंपल की बात करते करते। अच्छा अच्छा, अगर अगर हाँ सैंपल गिवन नहीं होता, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन होती, तो सिर्फ हम उसको हाँ, जैसे पॉपुलेशन यहाँ पे कहीं पे हो सकता है हुआ हो, क्या कहते हैं, यहाँ पे यहाँ ये देखो कि an electrical firm manufacture light bulb that lifetime approximately normally distributed with mean of 800 and standard deviation of 40। यहाँ पे कहीं पे भी सैंपल की बात नहीं हुई, डायरेक्ट मीन की बात हुई और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हुई। सही। सही सही। तो इसका मतलब क्या है, ये सिग्मा है और ये क्या है, म्यू है। अगर सैंपल की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे सैंपल की बात हो रही है, तो एक्स बार है, उसका जो मीन है वो एक्स बार कहलाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन एस। सही है। सही सही। हाँ, बस इसको ऐसे पहचानना है, क्वेश्चन को पढ़ के पहचानूंगी। तो अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। हमारा पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, अब आ जाओ फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप पे क्या करना है कि आपको क्रिटिकल रीजन, आपको बेसिकली ये टेस्ट करने हैं। सही, 3 तरह के टेस्ट होंगे जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि रिजेक्ट करना है कि नहीं करना। सही है। सही। सबसे पहले आपको टेस्ट का पता कैसे चलेगा कि कौन सा टेस्ट करना है? आप ये देखोगी कि जब भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लेस देन या ग्रेटर देन की बात हो रही हो ना, लेस देन की बात हो रही है तो लेफ्ट टेस्ट, ग्रेटर देन की बात हो रही है तो राइट टेस्ट, और इक्वल्स टू की बात हो रही है या नॉट इक्वल्स टू की बात हो रही है तो टू टेल टेस्ट। सही है। यहाँ पे देखो, अभी क्या बात हो रही थी, लेस देन की। सही है, तो लेफ्ट है। ग्रेटर देन की बात हो रही होती तो राइट। राइट होता। नॉट इक्वल्स टू की बात हो रही होती तो टू टेल। टू टेल टेस्ट। सही है। अब आ जाओ, हाँ, तो अभी लेफ्ट टेल टेस्ट। खैर बहरहाल, अच्छा इसमें करना क्या है, लेफ्ट टेल टेस्ट करते कैसे हैं, कोई भी टेस्ट करते कैसे हैं, आप सिंपली, अभी आपने जेड की वैल्यू निकाली, लेकिन अब क्योंकि आप सिग्निफिकेंस है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी आपके पास अल्फा दिया हुआ है ना। सही है। अल्फा दिया हुआ है तो आप क्रिटिकल रीजन निकाल सकते हो। सही है। क्रिटिकल रीजन का क्या मतलब है कि आपके पास जो अल्फा दिया हुआ है ना, जेड अल्फा निकाल लो। सही है। यहाँ पे जेड अल्फा की वैल्यू निकाल लो। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपके पास अल्फा दिया हुआ है, जेड अल्फा की वैल्यू निकालो। कोई भी टेस्ट करना सिखा रही हूँ, टेस्ट करने के लिए जेड अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे हमने जो जेड निकाला उसको भूल जाओ, अभी जेड अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या था, 0.025। सही है। ये रहा अल्फा, हम्म। 0.05। सही है। अगर हम क्वेश्चन पढ़े, ये रहा अल्फा। सही है, जो हमने स्टेप 2 में लिखा था। जेड अल्फा की वैल्यू निकालो। जेड अल्फा 0.05 की प्रोबेबिलिटी है, उसकी वैल्यू जेड की वैल्यू निकालोगे तो ये आ रही है, जो यहाँ पे लिखी हुई है, 1 - 1 पॉइंट कहाँ गया, हाँ ये वाली आ रही है, 1 - 1.65। सबसे पहले ये बात समझ में आई? हाँ, बस प्रोबेबिलिटी गिवन थी, उसको निकाल लिया हमने। हाँ। अब ये बात समझो, क्योंकि लेफ्ट है ना,
लेफ्ट की बात हो रही है, लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो माइनस जेड अल्फा होगा। सही है। क्या मतलब? क्योंकि लेफ्ट टेल की बात हो रही है ना, ये यहाँ पे देखो तीन तरह की चीजें हैं हमारे पास। ये वाली वैल्यू है जेड पॉजिटिव, तो जेड पॉजिटिव होगा यहाँ पे। ये वाली वैल्यू है माइनस जेड, तो जेड यहाँ पे नेगेटिव होगा। जो भी वैल्यू आ रही होगी ना वो नेगेटिव आ रही होगी तुम्हारे पास। सही। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, टी की भी जेड की भी। सही है। तो जेड आपने वैल्यू निकाली जेड की। सही है। अब आपने जो वैल्यू निकाली है, सही है, और आपने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को कंपेयर करना है। सही है। अच्छा, जब आपने वैल्यू निकाली है, ये याद रखो कि जेड अल्फा की जो वैल्यू निकाली ना, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो जेड के पीछे वाला एरिया, अगर पॉजिटिव जेड है तो जेड के बड़ा वाला एरिया, या फिर ये दोनों क्या कहते हैं, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू की बात कर रहे हैं तो ये दोनों एरिया, ये इनको क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजन। सही है। ठीक है। क्रिटिकल रीजन, और बाकी को एक्सेप्टेड रीजन। सही है। क्रिटिकल रीजन, एक्सेप्टेड रीजन। सही है। अब आपने जो z की वैल्यू निकाली है ना, वो क्रिटिकल रीजन में नहीं आनी चाहिए। जैसे अभी 9 -9 है, -9 जेड -1.65 से शुरू हो रहा है। सही है। और जितना भी इधर इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज है वो सारी जेड के अंदर, क्रिटिकल रीजन के अंदर आ रही। क्या -9 इस साइड पे आ रहा है या इस साइड पे आ रहा है? ये वाली वैल्यू है -1.65। सही है। जेड की वैल्यू निकाली, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे नंबर है -1.65। सही है। अब मुझे बताओ, जो -9 है वो इस साइड पे आएगा कि इस साइड पे आएगा? इस साइड पे। इस साइड पे, हम्म। राइट, लेफ्ट साइड पे आएगा। अब जो क्योंकि लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो कहाँ फॉल करेगा? क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन। अगर क्रिटिकल रीजन में जो हमने जेड की वैल्यू पहले निकाली थी, वो चीज क्रिटिकल रीजन में फॉल अंदर आ जाए, तो इसका मतलब हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। जो नल हाइपोथेसिस ना, एच नॉट रिजेक्टेड। और कौन सा सेलेक्टेड? ऑब्वियसली एच नॉट रिजेक्टेड तो H1 सेलेक्टेड। ऑल्टरनेट जो भी हाइपोथेसिस था वो सही हो गया। ये बात समझ में आई? हाँ हाँ, सही सही। बस लास्ट वाली वैल्यू पे क्या करना है, आपने जेड अल्फा की वैल्यू निकालनी है। जेड अल्फा की वैल्यू के अंदर आ जाए, यानी क्रिटिकल रीजन के अंदर वो वैल्यू आ जाए। अगर यहाँ पे लेफ्ट टेल टेस्ट था, तो हमने लेफ्ट साइड पे क्रिटिकल रीजन के लेफ्ट साइड पे वाली वैल्यूज देखी। सही है। अगर पॉजिटिव टेस्ट होता, वो राइट टेस्ट होता, यानी जेड पॉजिटिव होता, सही है, तो हम क्या करते कि इस वैल्यू के राइट साइड पे कोई वैल्यू आ जाए। सही है। जो भी जेड की वैल्यू आ रही है उसके राइट साइड पे कोई वैल्यू आ जाए। और बाकी दोनों टेस्ट होते तो हम देखते हैं ना लेफ्ट पे आनी चाहिए ना राइट पे आनी चाहिए। जो दोनों वैल्यूज आई हैं उनके राइट लेफ्ट पे भी नहीं आनी चाहिए, राइट पे भी नहीं आनी चाहिए। बस अगर क्रिटिकल रीजन के अंदर आ गई तो रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। वरना अगर नहीं आई, यानी बीच में कहीं पे आ गई, तो एक्सेप्टेड। सही है। तो सही। अगर मैं स्टेप्स को फॉलो करूँ, सबसे पहले नल या क्या कहते हैं हाइपोथेसिस लिखोगी, नल और अल्टरनेटिव। फिर लेवल सिग्निफिकेंस क्या कहते हैं अल्फा लिखोगी। सही है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर क्या करोगी, आप केस सेलेक्ट करोगी कि कौन से केस से जेड की वैल्यू निकालनी है। सही है। डिपेंड करेगा कि आपके पास पॉपुलेशन का एस्टिमेशन गिवन है कि नहीं गिवन। सही है। सही अगर सही। नहीं गिवन तो फिर डिपेंड करेगा सैंपल साइज पे। सही। आपने निकाला, सही। निकालने के बाद आपने क्या किया, निकालने के बाद आपने लेफ्ट टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट, या फिर जो बोर्ड टेल टेस्ट करा। सही है। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट कर रही हो तो आप देखोगे कि जो भी वैल्यू आई है, माइनस में वैल्यू आई होगी, उससे कम वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। हमारी वैल्यू उससे कम नहीं आनी चाहिए, यानी क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल नहीं करनी चाहिए। राइट में भी ये देखोगे कि उसके राइट पे नहीं आनी चाहिए। और मिडिल जो बोथ इक्वल दोनों टेस्ट हैं उसको क्या बोलते हैं हमारे पास, टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट में आप देखोगे कि दोनों साइड पे नहीं आनी चाहिए। सही है। बस ये थी पूरी टेस्ट। सही। हम्म। अब ये याद रखना कि बस में एक एक चीज डिफरेंट होगी कि जब आप क्या कहते हैं केस सेलेक्ट करोगे ना, केस 1 केस 2 केस 3, कहाँ गए हमारे केसेस, ये रहे। जब आप केस सेलेक्ट करोगे ना, केस 1 केस 2 केस 3, राइट, यहाँ पे, तो पहले केस में भी z निकलेगा, दूसरे केस में भी z निकलेगा, लेकिन तीसरे केस में z नहीं t निकलेगा।
बात समझ में आई? वही काम होगा, बिल्कुल वही काम होगा, कोई चीज चेंज नहीं हो रही। बस क्या होगा, z की जगह t टेबल यूज करोगे। ठीक है, ठीक है। सही है, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे माइनस जेड, यहाँ पे प्लस जेड, माइनस टी प्लस टी, यहाँ पे प्लस जेड, जेड प्लस टी, यहाँ पे माइनस जेड माइनस टी, बस कुछ भी नहीं है। अच्छा क्या ये सही, याद रखना, जब हमारे पास राइट क्या लाइफ टेन इफेक्ट्स है ना, यहाँ पे अल्फा बाई टू नहीं हो रहा, लेकिन अगर टू टेल टेस्ट है तो यहाँ पे अल्फा बाई टू होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सही, दो सही, क्रिटिकल रीजन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। सही, सही, सही। बात समझ में आई? बस ये था, ये हो गई हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लेकिन ये एक मीन के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। सही है। तो ठीक अब है, बस इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ये वाले क्वेश्चंस करने हैं आपको, ये वाले क्वेश्चंस जो इनमें से जो जो अल्टरनेटिव टेस्टिंग के जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हो रही है वो वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। देखो यूज पी वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे पास 10.2 हमारे पास वो वाला क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का नहीं है, इसमें पी वैल्यू भी कंसिडर ना करो तो ये वो वाला क्वेश्चन है हमारे पास, बल्कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन है। बस इसमें पी वैल्यू को यूज कंसिडर नहीं करो, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें नॉर्मल अभी जिस तरह करवाया ना वैसे करो। सही है। सही, सही। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन है। बाकी TM 8.5 on average scored p-value if a random sample practitioner standard deviation does that suggest that on average men who use then 8 hours per day। अच्छा, ये वाला भी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन है। बस इसमें आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस खुद चूज करना पड़ेगा। जब आपको, देखो इसमें तो सिंपल सिंपल दिया हुआ है राइट, बस ये याद रखो कि जब आपको क्या कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस खुद बताना हो ना, तो उसमें ये तीन चीजें याद रखो कि इक्वल बोला हुआ है, उन्होंने आपको नल हाइपोथेसिस का बताया हुआ होगा। सही है। जब आपको वर्डिंग में लिखा हुआ होगा ना, अभी तो उन्होंने बताया हुआ था ऑल्टरनेट डायरेक्ट बताया हुआ था ना। सही है। तो कुछ क्वेश्चन हुँ, हो सकते हैं वर्डिंग में बताया हुआ, तो वर्डिंग में ना आपको नल बताया हुआ होता है। सही है। तो वर्डिंग में जो आपको नल बताया हुआ होता है तो आप क्या करते हो, आप क्या कहते हैं ऑल्टरनेट खुद डिफाइन करते हो। इक्वल्स टू बोला हुआ है वर्डिंग में तो नॉट इक्वल्स टू खुद डिफाइन कर दो। ग्रेटर देन इक्वल टू बोला हुआ है तो लेस देन खुद डिफाइन कर दो। लेस देन इक्वल टू बोला हुआ है तो ग्रेटर देन खुद डिफाइन कर दो। सही है। बात समझ में आई? उसी का उल्टा डिफाइन कर दो। अगर आपको एक्सप्लिसिटली नहीं बताया हुआ कि आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, इसी में अगर लेट्स से ग्रेटर देन होता तो आप क्या कर देते, लेस देन इक्वल टू उसका उल्टा हो जाता। इसमें आपका लेस देन होता तो लेस देन इक्वल टू हो जाता। वो ग्रेटर, हाँ ये लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता। बात समझ में आई? बस ये याद रखो कि साइन के उल्टे क्या होते हैं, ये इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू। सही है। और वाइस वर्सा। सही है। दैट्स इट, दैट वाज ऑल फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होपफुली। या बस इसको कंक्लूजन लिखना भी सीख लेना। दैट्स इट।